जरा एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां एक मशीन को पहले से ही पता है कि कोई इंसान क्या खरीदने वाला है, और मतलब सिर्फ पता ही नहीं है बल्कि उस मशीन ने उस सामान को पैक करके सबसे नजदीकी गोदाम तक पहुंचा भी दिया। हाँ, सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन सच तो यह है कि ये आज की दुनिया की एक बहुत ही नॉर्मल सच्चाई है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी अजीब से सच्चाई के पीछे के रहस्यों को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, और अक्सर जब हम किसी बहुत बड़े ग्लोबल एम्पायर या कह लीजिए खरबों डॉलर की कंपनियों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद यही कि बहुत सारा सटीक डेटा होगा, कुछ शानदार स्प्रेडशीट्स होंगी। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि सब कुछ किसी परफेक्ट गणित के फॉर्मूले पर टिका होगा, बहुत ही लॉजिकल और व्यवस्थित। लेकिन जो सोर्सेज आज हमारे पास हैं वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं। आज हम जिन दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे हैं वो बिजनेस सक्सेस के 50 बहुत ही क्रूर, सटीक और मैं कहूँगा मनोवैज्ञानिक नियमों का एक पूरा कलेक्शन है। सही बात है, और ये दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि अमेज़न जैसी कंपनी और जेफ बेजोस के काम करने के तरीके के पीछे मतलब कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। हाँ, बल्कि ये तो इंसानी दिमाग के सबसे डार्क और कमजोर हिस्सों को हैक करने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। और मैं कहूंगी कि ये रणनीतियां इतनी गहरी हैं कि ये हमारे सोचने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देती हैं। आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी पढ़ना नहीं है। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि कैसे इंसानी आलस और हमारे दिमाग की कमजोरियों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का एक सिस्टम ही बदल दिया गया। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात यह है कि इन ट्रिक्स को गहराई से समझकर हम अपने खुद के इस आलसी दिमाग को एक फोकस्ड मशीन में कैसे बदल सकते हैं। हाँ, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके, उसकी खामियों और उसे कंट्रोल करने के विज्ञान के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही बेसिक सवाल पर टिकी है। दस्तावेज बताता है कि किसी भी बड़े एम्पायर की शुरुआत इंसान की सबसे स्वाभाविक फितरत को समझने से होती है, और वो फितरत है आलस। आलस, या अगर हम इसे थोड़ा साइकोलॉजी और बायोलॉजी की भाषा में कहें तो हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। मतलब एवोल्यूशन के नजरिए से। हाँ बिल्कुल, हजारों साल पहले इंसानों के पास खाने और एनर्जी की कमी होती थी, है ना? तो हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ कि वो सोचने समझने में कम से कम कैलोरी खर्च करे। अच्छा, तो इसीलिए हम मेहनत से भागते हैं। एग्जैक्टली। इसे साइकोलॉजी में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब सबसे कम रुकावट वाला रास्ता। और सोर्सेज बताते हैं कि इसी एक बायोलॉजिकल सच्चाई पर पूरी बिजनेस की नींव रखी गई। मतलब $1 खरबों का व्यापार लोगों के इस बायोलॉजिकल आलस पर टिका है। ये थोड़ा अजीब है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोर्स में एक शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, फ्रिक्शन या रुकावट। हाँ, फ्रिक्शन। देखिए, बिजनेस और डिजाइन की दुनिया में फ्रिक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा कदम जहां ग्राहक को सोचना पड़े या थोड़ी मेहनत करनी पड़े। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। बिल्कुल, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं तो वॉलेट से कार्ड निकालना, वो 16 अंकों का नंबर टाइप करना, एक्सपायरी डेट खोजना और फिर OTP का इंतजार करना। हाँ, और इस सब के बीच में ये सोचना कि क्या मुझे सच में इस सामान की जरूरत है। ये पूरी प्रोसेस दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। और जब दिमाग को इतना एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है तो वो रुक जाता है और फैसले को टाल देता है, राइट? एकदम सही। इसे सुनकर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए कि खरीदारी की ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक तेज रफ्तार हाईवे है। अच्छा। हाँ, और ये जो फ्रिक्शन है ना, वो उस हाईवे पर बने स्पीड ब्रेकर की तरह है। जब भी स्पीड ब्रेकर आता है तो हमें गाड़ी धीमी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जो 1 क्लिक बटन है उसने इस शॉपिंग हाईवे से सारे ब्रेक ही हटा दिए। एग्जैक्टली। आपको पता है, इस 1 क्लिक खरीदारी का बाकायदा पेटेंट तक करवाया गया था। सच में? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निकल बटन नहीं था, ये न्यूरोसाइंस का एक बहुत बड़ा हथियार था। इस एक बटन ने इंसानी दिमाग के उस हिस्से को बाईपास कर दिया जो रैशनल होकर यानी लॉजिक से सोचता है। मतलब जब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो खर्च करने से खुद को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इसी एक क्लिक ने पूरी दुनिया में इम्पल्स बाइंग की बीमारी फैला दी। मतलब बिना सोचे समझे बस तुरंत खरीद लेना। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के केमिकल्स का खेल है। हाँ, ये डोपामाइन के लूप पर काम करता है। देखिए, आदत बनाने का विज्ञान बहुत सीधा सा है। पहले एक जरूरत या ट्रिगर महसूस करवाओ,
फिर उस पर एक्शन लेने का रास्ता एकदम आसान बना दो, जो कि वो 1 क्लिक है, और फिर तुरंत डिलीवरी का रिवॉर्ड दे दो। ये चक्र जितनी तेजी से घूमेगा, दिमाग को उतनी ही जल्दी डोपामाइन की किक मिलेगी। अरे वाह। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज थोड़ा परेशान कर रही है। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास लाखों ऑप्शंस हैं। हम पूरी तरह से आजाद हैं कुछ भी चुनने के लिए। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन सोर्सेज में दिमागी बोझ या कॉग्निटिव लोड और इल्यूजन ऑफ चॉइस का जिक्र किया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सच में हमारे पास चुनाव की आज़ादी है, या फिर बैकग्राउंड में कोई एल्गोरिदम चुपचाप हमारे हर फैसले को कंट्रोल कर रहा है? ये एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल है। सच बताऊं तो जब सामने हजारों ऑप्शंस होते हैं तो दिमाग थक जाता है। इसी को कॉग्निटिव लोड कहते हैं। एशियन एल्गोरिदम बनाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हमें स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देती है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। एल्गोरिदम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपकी पसंद को एक बहुत ही संकरे रास्ते पर ले जाए। मतलब एक तरह से हमें गाइड किया जा रहा है। हाँ, एक इंसान को लग सकता है कि वो अपनी मर्जी से चुन रहा है, लेकिन असल में वो वही खरीद रहा है जो पहले पेज पर दिखाया जा रहा है या जिसे बेस्ट सेलर का टैग दे दिया गया है। तो ये सिर्फ चुनाव का एक भ्रम है। मतलब आजादी का एहसास तो रहता है, लेकिन फैसला एल्गोरिदम का होता है। बिल्कुल सही। ये तो सच में काफी डरावना है। मतलब इंसान के लिए खरीदारी इतनी आसान बना दी गई कि उसे सोचने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन एक बार जब कोई कस्टमर इस जाल में आ गया है तो उसे वहां बनाए कैसे रखा जाए? तो बस यहीं पर फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। जनरली कंपनियां क्या करती हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर्स या दुश्मनों पर ध्यान देती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कि दूसरी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट ला रही है। लेकिन ये दस्तावेज बताता है कि अगर आप सिर्फ दुश्मनों को देखेंगे तो आप बस उनकी नकल करेंगे। अगर आपको दुनिया पर राज करना है तो अपना 100% ध्यान सिर्फ शिकार पर लगाना होगा, यानी कस्टमर पर। और इसे ही कस्टमर ऑब्सेशन कहा गया है। बिल्कुल। मैंने सोर्स में दी एम्प्टी चेयर यानी खाली कुर्सी वाले रूल के बारे में पढ़ा, लेकिन सच कहूं तो मुझे ये किसी कॉर्पोरेट नाटक या पीआर स्टंट जैसा लगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा? मतलब क्या सच में एक मीटिंग रूम में खाली कुर्सी रख देने से बड़े बड़े करोड़पति अधिकारी अपने फैसले बदल देते हैं? ये थोड़ा दिखावा नहीं लगता? मैं समझ सकती हूँ, बाहर से देखने पर यह महज एक दिखावा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत प्रैक्टिकल है। वो कैसे? देखिए, अक्सर बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में क्या होता है, अधिकारियों का अपना ईगो हावी हो जाता है। बहस इस बात पर होने लगती है कि किसका आइडिया ज्यादा अच्छा है। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। तो वो खाली कुर्सी मीटिंग में बैठे हर इंसान को ये याद दिलाने का एक साइकोलॉजिकल टूल है कि भाई, इस कमरे का सबसे जरूरी इंसान यानी कस्टमर यहीं बैठा है और आपकी बातें सुन रहा है। अरे वाह, मतलब ये टीम के अहंकार को कुचलकर उन्हें जमीनी हकीकत पर लाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और शायद इसी कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए ऑनलाइन रिव्यू सिस्टम का इतना बड़ा खेल रचा गया। एकदम सही। साइंस ये साबित कर चुकी है कि लोग बड़ी कंपनियों के महंगे विज्ञापनों पर उतना भरोसा नहीं करते जितना वो अपने जैसे आम लोगों पर करते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं, राइट? हाँ। अब सोचे, कोई भी कंपनी अपने नेगेटिव रिव्यूज को आसानी से डिलीट कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि इससे वो ट्रस्ट टूट जाएगा। बिल्कुल। भरोसा किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर लोगों को लगेगा कि रिव्यूज एकदम असली हैं, तो उनका भरोसा पक्का हो जाएगा। और एक बार भरोसा बन गया तो इंसान कहीं और जाने की मेहनत ही नहीं करता। बात तो सही है, लेकिन ये भरोसा बनाने के चक्कर में सोर्स के एक हिस्से ने मेरा ध्यान बहुत खींचा। कौन सा हिस्सा? वो प्राइम मेंबरशिप वाला साइकोलॉजी का पार्ट। मुझे तो ये काफी चालाकी भरा लगा। मतलब क्या ये सच में कस्टमर के सर्विस के लिए है या उन्हें एक ऐसे इकोसिस्टम में फंसाने का जाल है जिससे वो बाहर ही निकल पाए? इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की भाषा में संक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है। संक कॉस्ट फैलेसी? ये कैसे काम करता है? देखिए, इंसानी दिमाग ना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई इंसान किसी मेंबरशिप के लिए पूरे 1 साल का पैसा एडवांस में दे देता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसने एक इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब उसे लगता है कि पैसा वसूल करना है। एग्जैक्टली। अब उसका दिमाग उसे फोर्स करता है कि वो हर छोटी बड़ी चीज वहीं से खरीदे ताकि वो पैसा वसूल हो सके।
मतलब अगर उसे किसी दूसरी वेबसाइट पर थोड़ा सस्ता सामान भी मिलेगा तो भी वो नहीं लेगा। नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरी मेंबरशिप का पैसा बेकार जा रहा है। ये हमारे दिमाग की एक कमजोरी है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं, यानी नुकसान से बचने की कोशिश, और इसी का सीधा फायदा उठाया जाता है। बाप रे। और इसके साथ ही जो फ्रिक्शनलेस रिटर्न्स की पॉलिसी है वो भी तो इसी दिशा में काम करती है। अगर सामान खराब निकला तो वापस करने में कोई सिरदर्द नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। बिल्कुल। खरीदारी करते टाइम इंसान के दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना कि अगर ये सामान खराब निकला तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ा रिस्क तो यही लगता है। तो उन्होंने इस डर को ही जीरो कर दिया, और जब डर जीरो हो जाता है तो सेल्स अपने आप आसमान छूने लगती हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि कस्टमर पूरी तरह से इस इकोसिस्टम में लॉक हो चुका है। उसे लग रहा है कि पैसे भी वसूल हो रहे हैं और रिस्क भी नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? कोई दूसरी कंपनी बस अपनी कीमतें कम करके इन कस्टमर्स को चुरा तो सकती है ना। तो इस मोनोपोली को एकदम बुलेट प्रूफ कैसे बनाया गया? तो बस यही से हम उस चक्रव्यूह में घुसते हैं जिसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहा गया है। ये एक ऐसा इंजन है जो एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ये फ्लाईव्हील का सिद्धांत काम कैसे करता है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। बिल्कुल। फ्लाईव्हील एक बहुत भारी पहिए की तरह होता है। शुरू में इसे घुमाने में बहुत ज्यादा ताकत और एनर्जी लगती है। ओके। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। सबसे पहले कीमतें बहुत ज्यादा कम की जाती हैं। कम कीमत देखकर कस्टमर्स की भीड़ आ जाती है। हाँ, सस्ते के चक्कर में। और जब भारी संख्या में कस्टमर्स आते हैं तो उन्हें देखकर ज्यादा सेलर्स यानी बेचने वाले उस प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, और ज्यादा सेलर्स के आने से क्या होता है? ज्यादा सेलर्स का मतलब है सामान की बहुत ज्यादा वैरायटी। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्या? जब बिजनेस इतने बड़े स्केल पर होने लगता है तो कंपनी का अपना खुद का खर्च कम हो जाता है, और उस बचे हुए पैसे से वो कीमतें और भी कम कर देते हैं। अरे वाह, तो ये चक्र लगातार चलता ही रहता है। कम कीमत, ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा सेलर्स और कम खर्च। एग्जैक्टली। ये पहिया एक बार स्पीड पकड़ ले तो कोई भी नया कॉम्पिटिटर इसके सामने टिक ही नहीं पाता। लेकिन इस पहिए को घुमाने के लिए शुरुआत में जो कीमतें कम की गईं, उसका नतीजा तो ये हुआ कि उन्होंने किताबों पर भारी नुकसान सहा। हाँ, बिल्कुल सहा। दस्तावेज में इसे ब्लीडिंग द कंपटीशन कहा गया है। ये तो एक तरह से अपने दुश्मनों को आर्थिक रूप से खून बहने पर मजबूर कर देना हुआ। और मैं कहूंगी कि ये कोई छोटी मोटी आक्रामकता नहीं है, ये जानबूझकर उठाया गया एक बहुत बड़ा नुकसान था। उन्होंने किताबें इतनी सस्ती बेची कि हर एक सेल पर उन्हें घाटा होता था। तो फिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये घाटा एक सोची समझी चाल थी। वो चाहते थे कि बाकी सारी छोटी दुकानें और कॉम्पिटिटर्स बर्बाद हो जाएं। जब कोई मुकाबला ही नहीं बचेगा तो पूरे मार्केट पर कब्जा हो जाएगा। चलिए, कंपटीशन को खत्म करना तो समझ आता है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी कैनिबलाइज योर ओन बिजनेस की स्ट्रैटेजी। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब अपने ही चलते हुए और प्रॉफिट कमाते बिजनेस की जड़ें खुद काटना। जैसे किंडल ई रीडर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब उनकी फिजिकल किताबों की सेल बहुत अच्छी चल रही थी तब उन्होंने किंडल लॉन्च कर दिया। कोई भी इंसान अपने ही मुनाफे वाले बिजनेस को खत्म करने का रिस्क कैसे ले सकता है? ये बात आसानी से हजम नहीं होती। मैं मानती हूँ ये फैसला नॉर्मल बिजनेस थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर हम खुद अपने व्यापार को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो कल कोई और आके हमें तबाह कर देगा। अच्छा, मतलब खुद को मारो इससे पहले कि कोई और मारे। एग्जैक्टली। इसे 10 साल आगे की सोच कहते हैं। वो उन चीजों पर दाव लगा रहे थे जो कभी नहीं बदलेंगी। जैसे कि लोग हमेशा सस्ता और जल्दी सामान चाहेंगे। बिल्कुल। आज के मुनाफे की बलि दे दी गई ताकि फ्यूचर में कोई दूसरा उनका मार्केट ना छीन सके। साइकोलॉजी में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज के लालच को छोड़ देना। बाहर से देखने पर यह पूरी व्यवस्था जितनी क्रूर और किसी मशीन की तरह लगती है, मुझे तो यह सोचकर यह हैरानी होती है कि इस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का माहौल कैसा होगा। बहुत ही इंटेंस। हाँ, इन स्ट्रेटजीज को लागू करने के लिए तो एक बहुत ही आक्रामक अंदरूनी कल्चर की जरूरत होती होगी। बिना एक सख्त और मैं कहूंगी बिना रहम वाले अंदरूनी कल्चर के ऐसा एम्पायर खड़ा हो ही नहीं सकता।
और इसकी शुरुआत होती है डे 1 मेंटालिटी से। ये डे 1 या पहले दिन की मानसिकता क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि सक्सेस का ईगो कभी भी दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। कंपनी चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए, लेकिन हर एम्प्लॉय को हर दिन ऐसे काम करना है जिससे उनकी कंपनी का पहला दिन हो। क्योंकि पहले दिन लोगों में भूख होती है। हाँ, कुछ साबित करने की आग होती है और खोने का कोई डर नहीं होता। और अगर कोई ये मान ले कि कंपनी अब सफल हो चुकी है, यानी डे 2 आ गया है, तो फिर क्या होगा? दस्तावेज बहुत क्लियरली चेतावनी देता है कि डे 2 का मतलब है ठहराव। ठहराव के बाद आप इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, फिर आपका पतन होता है और एंड में मौत। बाप रे! जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपको मंजिल मिल गई है, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इस डे 1 मेंटालिटी को जिंदा रखने का एक तरीका मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। वो है डोर डेस्क का नियम। हाँ, डोर डेस्क। जरा सोचिए कितना मजेदार होगा कि एक अरबपति कंपनी के ऑफिस में लोग लकड़ी के दरवाजे काट कर बनाई गई टेबल पर काम कर रहे हैं। मतलब ये तो कंजूसी की एकदम हद ही है। सुनने में अजीब और थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल लॉजिक है। इसे फ्रुगैलिटी या मितव्ययिता कहते हैं। तो ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब इंसानों को अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं तो दिमाग आलसी हो जाता है। सही बात है। लेकिन जब रिसोर्सेज जानबूझकर कम कर दिए जाते हैं तो दिमाग को रास्ता निकालने के लिए ज्यादा क्रिएटिव और तेज होना पड़ता है। ये जानबूझकर एक स्ट्रगल पैदा करने का तरीका है। और वो जो मीटिंग्स को लेकर द 2 पिज्जा रूल है, वो भी तो ऐसी तेजी और फुर्ती को बनाए रखने के लिए है ना? बिल्कुल। नियम बहुत सिंपल है। अगर मीटिंग में बैठी टीम का पेट 2 पिज्जा से नहीं भर सकता, तो इसका मतलब है कि वो टीम बहुत बड़ी है। और बड़ी टीमों में प्रॉब्लम क्या है? इंसानी स्वभाव ही ऐसा है। जब टीम का साइज बढ़ता है तो उनमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाली जाने लगती है और फैसले लेने की स्पीड एकदम धीमी हो जाती है। छोटी टीमें तेज, ज्यादा फोकस्ड और आक्रामक फैसले लेती हैं। इसी अंदरूनी कल्चर का एक और नियम है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मीटिंग्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर पूरी तरह से बैन। हाँ, नो पीपीटीज। दुनिया की हर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी पीपीटी पर ही तो चलती है। इस बैन के पीछे क्या लॉजिक है? क्या इससे चीजें और स्लो नहीं हो जाती? असल में ये चीजों को बहुत क्लियर कर देता है। पावर पॉइंट के जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, वो दिमाग को आलसी बनाते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो कमजोर लॉजिक और अधूरी सोच को एक सुंदर डिजाइन के पीछे छुपा लेते हैं। इसकी जगह उन्होंने नियम बनाया कि मीटिंग से पहले 6 पेज का एक लिखा हुआ मेमो शांति से पढ़ा जाएगा। अच्छा, मतलब सबको पढ़ना पड़ेगा? हाँ, लिखना इंसान को गहराई से और लॉजिकली सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपकी सोच में कोई कमी है तो वो पैराग्राफ लिखते टाइम तुरंत पकड़ में आ जाएगी। सोचने के इसी तरीके का एक और एक्सटेंशन है वर्किंग बैकवर्ड्स का सिद्धांत। बिल्कुल। ये तो एकदम भविष्य से शुरुआत करने जैसा है। मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने से पहले जब उसकी कोडिंग भी शुरू नहीं हुई है, उसकी प्रेस रिलीज लिख दी जाती है। हाँ, पहले एंड रिजल्ट की कल्पना करना और फिर वहां से उल्टा काम शुरू करना। लेकिन एक बात बताइए, जब किसी टीम में इतने तेज दिमाग वाले और अग्रेसिव लोग एक साथ काम करेंगे तो उनके बीच भारी टकराव भी तो होता होगा। बहुत ज्यादा होता है। तो क्या डिसएग्री एंड कमिट जैसी चीजें सच में जमीनी स्तर पर काम कर पाती हैं, जहां इतने सारे ईगो टकरा रहे हों? यही तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, इतनी बड़ी और स्मार्ट टीमों में हर बात पर 100% सहमति कभी नहीं हो सकती। हाँ, अगर सबकी सहमति का इंतजार करेंगे तो फैसले लेने में महीनों लग जाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए रूल ये है कि आप किसी आइडिया से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं, अपनी बात साबित करने के लिए खूब बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो बस, एक बार लीडर ने फैसला ले लिया तो उसके बाद कोई शिकायत नहीं होगी। हर इंसान को अपना ईगो साइड में रखकर उस फैसले को सफल बनाने पर 100% काम करना होगा। ये ईगो को सिस्टम से बाहर फेंकने का तरीका है। तो ये जो पूरी मशीन है जो लगातार एक्शन लेने की बात करती है, क्या इसमें कभी फेलियर नहीं आता? जो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा? ठोकर खाना तो लाजमी है, और ये दस्तावेज फेलियर को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे एक जरूरी हिस्से के तौर पर एक्सेप्ट करता है। देखिए, इनोवेशन करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? फैसले लेने का डर। और इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क बनाया। ये फ्रेमवर्क मुझे पर्सनल लेवल पे भी बहुत पावरफुल लगा। इसे कैसे यूज किया जाता है? इसे ऐसे समझिए, जब भी किसी इंसान को कोई बहुत बड़ा और रिस्की फैसला लेना हो तो वो अपने डर को आज के नजरिए से ना देखे। तो फिर कैसे देखें? वो खुद को 80 साल की उम्र के चश्मे से देखें।
जब आप 80 साल के होंगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आपको इस मौके को आजमाने का पछतावा होगा? या फिर डर के मारे छोड़ देने का पछतावा होगा कि काश मैंने वो कर लिया होता? एग्जैक्टली ये फ्रेमवर्क डर को बेअसर करने का एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल हथियार है। और शायद इसी फ्रेमवर्क से मिलने वाली हिम्मत की वजह से फायर फोन जैसी करोड़ों डॉलर की भारी असफलता के बाद भी कंपनी में कोई पैनिक नहीं हुआ। बिल्कुल, फायर फोन का फेल होना एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि उस हार का जश्न मनाया गया। जश्न मनाया गया करोड़ों के नुकसान पर? हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि हार और आविष्कार दोनों जुड़वा भाई हैं। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप रिस्क बहुत छोटा ले रहे हैं। क्या बात है। और इसी हार जीत और रिस्क के बीच से एक ऐसा इन्वेंशन निकला जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज। बिल्कुल, ये तो इंटरनेट की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन ये हुआ कैसे? AWS की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अंदर का अनुशासन कैसे एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए, इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया को सर्वर बेचने के लिए बिल्कुल नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर क्यों हुई थी? शुरू में कंपनी के अंदर अलग अलग टेक्निकल टीम्स थीं जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रही थीं। अंदरूनी फ्रिक्शन इतना बढ़ गया था कि पूरा सिस्टम एक जाल की तरह उलझ गया था। तो इस अंदर के मेस को कैसे सुलझाया गया? तब एक बहुत ही क्रूर और सख्त आदेश आया। ये तय कर दिया गया कि हर टीम एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंटरफेस यानी API के जरिए बात करेगी। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा? कोई शॉर्टकट नहीं, और जिसने भी इस नियम को तोड़ा उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस कड़े अनुशासन का रिजल्ट ये हुआ कि उनका पूरा टेक्निकल स्ट्रक्चर अलग अलग मॉड्यूल्स में बंट गया और एकदम साफ सुथरा हो गया। और फिर यही ढांचा इतना परफेक्ट हो गया कि उन्होंने सोचा यार क्यों ना इसे बाहर की दुनिया को किराए पर दे दिया जाए। एग्जैक्टली जो सिस्टम उन्होंने अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था वही पूरी दुनिया के लिए एक सर्विस बन गया। आज नेटफ्लिक्स से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सरकारी संस्थाएं भी इसी पर चलती हैं। हाँ, वो अब सिर्फ ई-कॉमर्स के दुकान नहीं रहे, वो उस डिजिटल जमीन के मालिक बन गए जिस पर पूरा इंटरनेट खड़ा है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई एक बाजार में बस एक छोटी सी दुकान खोलने गया था और उसने धीरे धीरे पूरा शहर ही खरीद लिया। सही कहा। और अब तो बात भविष्य देखने तक पहुंच गई है। एंटीसिपेटरी शिपिंग और AI का जो इस्तेमाल हो रहा है वो तो जैसे एकदम दिमाग पढ़ने जैसा है। देखिए, ये कोई जादू या दिमाग पढ़ना नहीं है, बल्कि ये प्योरली बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। वो कैसे ट्रैक करते हैं इतना सब कुछ? जब आप स्क्रीन पर कुछ देखते हैं तो एल्गोरिदम आपके हर एक क्लिक, हर एक सर्च और आप किस प्रोडक्ट पर कितनी देर रुके, ये सब बहुत बारीकी से ट्रैक करता है। इस इतने बड़े डेटा को एनालाइज करके मशीन इस रिजल्ट पर पहुंच जाती है कि फ्यूचर में कौन सा सामान कहाँ मांगा जाएगा, और ऑर्डर होने से पहले ही वो सामान उस एरिया के नजदीकी वेयरहाउस में भेज दिया जाता है। तो अगर हम इस पूरे लंबे चौड़े एनालिसिस को समेटें तो इन 50 नियमों का ये दस्तावेज असल में क्या साबित करता है? मैं कहूंगी कि ये दस्तावेज ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक ई-कॉमर्स कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आज की दुनिया के आर्किटेक्ट्स द्वारा इंसानी साइकोलॉजी को हैक करने का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि अगर इंसान की कमजोरी, उसके आलस, उसकी तुरंत सब कुछ पा लेने की चाहत और उसके बिहेवियर को गहराई से समझ लिया जाए तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसका हिस्सा बनने के लिए लोग खुद चल कर आएंगे। और एक बार आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस सारी जानकारी का असली फायदा तभी है जब हम इसका इस्तेमाल अपने खुद के आलसी दिमाग को समझने और उसे एक डिसिप्लिन्ड मशीन में बदलने के लिए करें। बिल्कुल सही बात है। जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है तो वो अपनी बुरी आदतों के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ा सकता है, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना, और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें 1 क्लिक जितना आसान बना सकता है। हाँ, क्योंकि नॉलेज की असली वैल्यू तभी है जब वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में काम आए और हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करे। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सच में बहुत ही दिमाग खोलने वाली रही है। कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन के आलस को डेटा और एल्गोरिदम के साथ मिलाकर एक इतना बड़ा ग्लोबल चक्रव्यूह रच दिया गया। लेकिन इस पूरे दस्तावेज पर बात करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है।
हमने देखा कि कैसे एआई और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम इंसान के सोचने से पहले ही उसकी जरूरत का एकदम सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ, तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जब मशीनें इंसानों को इंसानों से भी बेहतर जानने लगेंगी, तो क्या फ्यूचर में हमारे पास अपनी मर्जी से कुछ भी चुनने की आजादी, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, वो बचेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम सब सिर्फ एक वन क्लिक एल्गोरिदम की एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, जहां हमारे हर फैसले पहले से ही लिखे जा चुके हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।